नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। कम खर्च में कीटों के नियंत्रण में सहायक है नीमास्त्र। अनार के बाग में रोगों का नियंत्रण कर ले अधिक फलोत्पादन। बढ़ती महंगाई से खेती किसानी में फसल की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को लाभ कम मिल रहा है। लेकिन यदि किसान अपने स्तर पर कुछ तरीकों को अपनाकर खेती करे तो फसल उत्पादन में लागत तो कम कर ही सकते हैं। साथ ही किसान इन तरीकों को अपनाकर गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं निर्मास्त्र के बारे में। तो किसान अपने स्तर पर निर्मास्त्र कैसे बनाएं और इसका उपयोग करना किस प्रकार से लाभकारी है, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। आप अभी किसान बंधुओं, जिस तरह से जैविक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती में आप जो आपके पास संसाधन है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करके जैविक खेती में आप उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में कीटों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में अभी आप देखेंगे। आज के समय में रासायनिक चलन के चलते रासायनिक उर्वरकों का भी अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बहुत ही आसान है और वह है जैविक उर्वरक की तरह ही जैविक कीटनाशक का उपयोग खेती में करना। जैविक कीटनाशक आप अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी जैविक कीटनाशक में से एक है निर्मास्त्र। निर्मास्त्र एक जैविक कीटनाशक है जिसके उपयोग से फसल में लगने वाले कीटों और रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, आप कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप नीमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र आप आसानी से अपने घर पर अपने ही संसाधनों से, जो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं उनसे ही आप अच्छे से बना सकते हैं। अभी नीमास्त्र बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए। उस ड्रम में आप 100 लीटर आप पानी लीजिए। उसमें आप 5 से 10 किलो आप नीम की पत्ती, या यदि आप बारिश के समय नीमास्त्र बना रहे हैं तो नीम की निमोली यदि आपको मिल जाए तो नीम की निमोली को आप क्या कीजिए कि 5 किलो आप नीम की निमोली ले लीजिए और उसको अच्छे से आप उसको कूट दीजिए। मतलब नीम की निमोली द्विदाली होती है, तो उस नीम की निमोली को आप अच्छे से कूट दीजिए। कूटने के बाद वो 2 फाड़ हो जाएगा उसका, और वो वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा, अच्छे से वो गल जाएगा। तो आप 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए और उसको थोड़ा कूट लीजिए। कूटने के बाद आप क्या कीजिए कि नीम की निमोली या नीम की पत्ती 5-5 किलो दोनों आप ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसमें आप 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र ये ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। खूब अच्छे से आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद किसान बंधुओं, आप उसको 15 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप उसको किसी डंडे की सहारा से घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको सेकिंग कर दीजिए उसकी। 15 दिन में ये क्या होगा
कि जो गाय का जो 10 किलो गोबर है, गाय का गोमूत्र है, और आपका 5 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो नीम की निमोली है, वो जो है एकदम डिकम्पोज हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा किसान बंधुओं। निर्मास्त्र को उपयोग में लाने के लिए तैयार मिश्रण को कपड़े की सहायता से पहले छानते हैं। इसके बाद उसमें 1 लीटर निर्मास्त्र में 10 लीटर पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर स्प्रे पंप में भरकर किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार निर्मास्त्र को हमेशा छायादार स्थान पर रखें। निर्मास्त्र को किसी भी प्रकार की फसल पर रस चूसने वाले कीट या छोटी सूढ़ियों का आक्रमण दिखाई देने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को 6 महीने तक स्टोर करके उपयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में छायादार स्थान पर ही रखना चाहिए। इस प्रकार जैविक कीटनाशक निर्मास्त्र के उपयोग से किसान भाई खेती में खर्चा घटा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो आपकी फसल में जैसे ही जो है कोई सा भी चूसने वाला कीड़ा, कोई काटने वाला कीड़ा दिखे, इसको इसमें से आप जो है 1 लीटर छान लीजिए, 1 लीटर निमास्त्र ले लीजिए और आप जो है 10 लीटर जो है पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसको अपनी फसलों पे आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से आप जो है चूसने वाले कीड़ों को, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप 15 दिन पर इस निमास्त्र का आप जो है छिड़काव करते रहिए। इस रेशियो में जब आप 15-15 दिन पर स्प्रे करते रहेंगे, 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपनी फसल पे, कोई सा भी फसल हो, आपकी मूंगफली हो, आपका ग्वार हो, आपका बाजरा हो, आपकी जो है ना मूंग हो, आपकी सब्जियां हो, किसी भी आप फसल में आप इसका जो है स्प्रे जब करेंगे तो ये चूसने वाले कीड़ों के ही माध्यम से, जिससे सफ़ेद मच्छर हुआ, हरा मच्छर हुआ, ये जो है रोगों के वाहक होते हैं। तो जब इनका आप नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी फसल में रोग जो है कम लगेगा। जब रोग कम लगेगा तो आपकी जो है ना लागत जो है, उस पे जो दवाइयों की लागत है वो जो है ना कम आएगी। और आप जैविक तरीके से इस निमास्त्र को आप घर पर बना करके आप इसका उपयोग करके जैविक तरीके से कीड़ों को आप जो है चूसने वाले, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। और ज़मीन पर भी इसका कोई इसका जो है दुष्प्रभाव नहीं है। और नीम तो किसान बंधु, नीम के उत्पाद को तो अब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में अब जो है समाहित कर दिया गया, जोड़ दिया गया कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा नीम के उत्पाद का उपयोग करके अपनी ज़मीन में जो कीड़े हो रहे हैं उन कीड़ों को जो है, जिस तरह से दीमक हुआ, सफ़ेद लट हुआ, और भी जो है नुकसान, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, उनको जो है आप जो है नीम से बने हुए उत्पाद को आप प्रयोग करके और उसका जैविक तरीके से बने हुए नीम के उत्पाद का उपयोग करके आप जो है कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं और ज़मीन को स्वस्थ बना सकते हैं। अनार एक बहुत ही पौष्टिक फल है। अनार इतने औषधीय गुणों से भरपूर है कि इसका सेवन मनुष्य में कई बीमारियों को दूर करने में सहायक है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अनार के बाग में भी कई तरह के रोगों का प्रकोप हो जाता है और इन रोगों का समय पर नियंत्रण नहीं करने से बागवान भाइयों को भारी नुकसान होता है। तो अनार के बाग में लगने वाले रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एन. गुप्ता। इसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और एक बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज लगती है। ये और इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको उकटा रोग बोलते हैं, विल्ट रोग बोलते हैं, ये मुख्यतः इसमें बीमारियां लगती है। तो सबसे पहले हम अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट में जो है, इसमें पत्तियों पे छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। कालांतर में जब फल लगते हैं तो उसमें भी काले काले छोटे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसके कारण है कि जो है फलों की गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। तो इस रोग को रोकथाम करने के लिए जो है एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर का, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े उसमें आपको इसको स्प्रे कर देना है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर इसकी दूसरी दवा का स्प्रे जो है 15 दिनों के अंतराल पे कर देनी है। इस तरह से हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। फल सड़न रोग, यह फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में गोलाकार काले रंग के धब्बे फल, पुष्प और डंठल पर बन जाते हैं। काले धब्बे पुष्पीय पत्तियों से शुरू होकर पूरे फल पर फैल जाते हैं।
इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। दूसरी रोग जो है आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है। ये भी आपका जो है, इसमें भी छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, थोड़ा सा गड्ढे बनते हैं। इस तरह से जो है इस रोग का भी जो है होने से फलों की जो है विकृति आ जाती है और पौधे की क्वालिटी भी आपको कम जाती है। ये भी हमारा जो है फफूंद जनित रोग है। इसमें भी आप यही दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, माने कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब। इसमें है कि कोई एक दवा जो है वो कॉन्टैक्ट है, दूसरा सिस्टेमिक है। तो जैसे भी कॉन्टैक्ट में आने पे वो काम करते हैं और दूसरा सिस्टम में जाम करते हैं। तो इस तरह से आप इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको इससे रोग से बच सकते हैं। तीसरी जो बीमारियाँ आती है वो एंथ्रेक्नोज रोग बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि इसमें बैगनी रंग के छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और फलों पर भी छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं और इसमें बैगनी रंग के धब्बे बनते हैं और उसके किनारे किनारे पीले जैसे येलो हेलो जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण भी जो है फलों की क्वालिटी कम जाती है और इसकी गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। इस रोग को भी रोकथाम करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की दवा का ही जो है इस्तेमाल करना है। और तीसरी जो एक बीमारी आती है उकटा, जिसको हम लोग विल्ट बोलते हैं। ये भी काफ़ी जो है अनार के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और ये बीमारी जो है मृदा से होती है और ये धीरे धीरे जड़ों से लेके पौधे के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उसके जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें जाते हैं और धीरे धीरे पत्तियां जो है ऊपर से मुरझाना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी उसका वस्कुलर बंडल है उसके स्पोर से भर जाते हैं। फलतः जो है जड़ जो है जल जो है पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। फलतः पत्तियां जो है ऊपर से ही इसको सूखना शुरू हो जाती है। दूसरा, आपको अगर कंफर्म करना है तो अगर इसके तने को अगर बीच से हम अगर चिढ़ते हैं तो इसमें काले और भूरे रंग की धारियां दिखाई पड़ती है। अगर काले और भूरे रंग की अगर धारियां दिखाई पड़ने लगे तो आप निश्चित रूप से माने कि ये हमारा उकटा की समस्या है। तो बचाव की स्थिति में जो है आप उसको जो दवा मैंने बताया उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो स्प्रे है उसको बचाव के रूप में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको स्प्रे कर सकते हैं। जो भी स्वस्थ पौधे जो उसके आसपास हैं उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि उसमें वो बीमारी ना फैले। बागवान भाइयों, रोग से प्रभावित टहनियों और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही प्रकोप की स्थिति में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम और मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर बागों में छिड़काव करें। लेकिन अगर आंशिक उकटा की समस्या है, पार्शियल बिल्टिंग है, तो ये निश्चित रूप से उकटा की समस्या है। उकटा की रोग की समस्या के लिए निदान करने के लिए किसान भाइयों को बहुत पहले से अलर्ट होना चाहिए। आपको जो है खेतों का जो है सही चुनाव होना चाहिए। खेतों जो है में जो है आपको जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो है उकटा से पहले कोई ग्रसित खेतों का न हो, स्वस्थ हो। अगर उस तरह का खेत है तो उसमें भी आप सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा डालिए और जिस समय आप मैंने खेत उसको पौधे को लगा रहे हैं उस समय भी आपको ट्राइकोडर्मा और सड़ी हुई गोबर की खाद आपको इस्तेमाल करना है। उससे क्या है कि आपका यह प्रकोप कालांतर में काफ़ी कम जाएगा। और दूसरी है कि आपको खेतों में जो है पोटास की कमी होती है, उसके कारण भी प्रकोप इसका कम जाता है। तो आपको खेतों में पोटास करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसमें डालना है ताकि ये रोग रोधी क्षमता उसमें विकसित हो सके। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र, गोमुत्थान विद्यापीठ, संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में आने वाले दिनों में 8 अक्टूबर तक शुष्क मौसम संभावित है। 7 व 8 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। 3 दिनों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता 23% हो सकती है। हवा की औसत गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। कपास में चुनाई का समय चल रहा है। लगभग 50% टिंडे खिलने पर चुनाई शुरू करें। चुनाई करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखें।
कपास के साथ पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां, टहनी, फल व फूल के भाग आदि को मिलने नहीं दें, जिससे गुणवत्ता बनी रहे, तथा रुई का भंडारण नमी रहित स्थान पर करें, जिससे कि बाजार में कपास के बाजार भाव अच्छे मिल सके। अगेती बुआई की गई मूंगफली की फसल पकाव अवस्था पर है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोदकर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हो तो मूंगफली की खुदाई की जानी चाहिए। मूंग की फलियों से दाने पकने के तुरंत बाद झड़ना शुरू कर देते हैं, अतः मौसम साफ होने पर कटाई कार्य करें। फसल की धूप में सुखाकर गहाई करें। सरसों की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बुआई का उपयुक्त समय 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। सफेद रोली के बचाव के लिए मेटालेक्सल 35 SD 6 ग्राम तथा पेंडेंट बग की रोकथाम हेतु इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचारित करें। समय पर बुआई और सिंचित क्षेत्र के लिए सिफारिश किस्में RH 749, RH 725, RGN 73, RGN 13, लक्ष्मी, पूसा बोल्ड, वरुणा तथा असिंचित क्षेत्र के लिए RGN 298, RGN 229, RGN 48 आदि का उपयोग कर सकते हैं। बुआई के समय मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। बीज दर 600 से 700 ग्राम प्रति बीघा रखें। बिजाई से पूर्व 20 किलो यूरिया तथा 62.5 सिंगल सुपर फास्फेट तथा 75 किलो जिप्सम प्रति बीघा बेसल के रूप में उपयोग करें। किन्नू में रोग एवं अन्य कारणों से तुड़ाई पूर्व फल गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाइजिम 50 WP 1 ग्राम या प्रोपिनेव 70 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, जिब्रेलिक एसिड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से घोल मिलाकर छिड़काव करें। मांस हेतु पाली जाने वाली मुर्गियों के लिए यह उत्तम समय है, अतः ऑल इन व ऑल आउट का तरीका अपनाते हुए फ्यूमिगेट किए हुए फार्म में अच्छी हेचरी से चूजे खरीद कर पालें। अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को 14 से 16 घंटे प्रकाश उपलब्ध करवाएं व कम से कम 5 ग्राम सफेद ग्रीट की टुकड़ी उपलब्ध करवाएं। फार्म में घुसने पर अमोनिया की अधिकता कारण यदि आंख और नाक में जलन महसूस हो तो बिछावन को तुरंत बदलें। फार्म में अमोनिया 25 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अर्जुनपुरा, जिला कोटा के कृषक रमेश चंद्र ने। ये गिनी फाउल पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रमेश चंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। इसमें जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, पोल्ट्री ख़ास तौर से आम तौर पर लोग पोल्ट्री कहते हैं, मुर्गी के लिए सिर्फ करते हैं, लेकिन पोल्ट्री कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ मुर्गियों से ही संबंधित नहीं है। इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास भी होता है, जो खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है जहां पर चरने की व्यवस्था हो, क्योंकि ये चाइना मुर्गी यानी गिनी फाउल एक ऐसा पक्षी है जो कि स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसको हम चरने के इसमें अगर आपके पास कोई घेरा हो उसके अंदर में रख करके चरा करके इसका पालन कर सकते। तो गिनी फाउल आजकल
पहले ये कहीं कहीं पर देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका पालन भी मुर्गियों की तरह ही किया जा रहा है। तो गिनी फाउल के में अंडा देने की क्षमता भी अधिक है। इसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल, जो आजकल कहते हैं कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो लेकिन गिनी फाउल एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम है। दूसरी बात है कि मार्केट की जहाँ तक बात है, तो मार्केट में अब जो है इसका मीट भी, इसका आपको खास करके जो लोग खस्सी का मीट पसंद करते हैं, तो उस तरह से ये खस्सी और मुर्गे के मीट के बीच के तरह का आपको इसमें ये इसका मीट होता है। इसलिए इसका डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी मुर्गी पालक इससे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। इसका मांस और अंडा रुचिकर होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण इसकी मांग अच्छी रहती है। ऐसे में आपको मांस या अंडा बेचने में समस्या भी नहीं आएगी। इसके 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है। इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। और इसका पालन के लिए आप जिस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं, अगर आप के पास व्यवस्था चराने की नहीं हो तो आप इसका मुर्गियों की तरह भी पालन कर सकते हैं। लेकिन इसको बिल्कुल बंद करके मत रखिए। इसके साथ इसके घूमने के लिए जगह चाहिए। इसमें इनका बढ़वारी भी अच्छा होता है, अंडा उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होगा। ये इनका चूजों का हैचिंग 28 दिन में होता है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।